शब्द कभी भी शादी ब्याह का एक माहौल सा बनता है, एक लड़का और लड़की के पहले गुण मिलाए जाते हैं। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ये 8 तरीके के गुण होते हैं जिसको हम अपनी कुंडली में मिलान करते हैं। तो 30 के 36 गुण किसी के नहीं मैच होते हैं, इसमें से कितने गुण मैच होने जरूरी हैं और कितने मैच होने नहीं जरूरी हैं। उनका चतुर्थ में मंगल है और मेरा भी चतुर्थ में मंगल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शादियां टूट जाती हैं, लंबे समय तक नहीं चल पाती है, उसका मिलने के बावजूद भी शादी के रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? हाँ। राधा कृष्ण की तरह है, तो वहाँ पे कुंडली दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। 7th हाउस 2nd हाउस में चला जाए, ठीक है, और इसका भी 7th हाउस 6ठे में चला जाए, तो मतलब डाइवोर्स होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। किस्मत कनेक्शन शो में आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ विश्वविख्यात डॉक्टर आचार्य लव भूषण जी जुड़ते हैं। सर्वप्रथम तो स्वागत है आचार्य जी आपका इस शो में। नमस्कार जी। जी आचार्य जी, आज हम बात करेंगे गुणों को लेकर, क्योंकि जब कभी भी शादी ब्याह का एक माहौल सा बनता है या शादी ब्याह की जब बात आती है तो एक लड़का और लड़की के पहले गुण मिलाए जाते हैं। कहा जाता है कि 36 के 36 गुण मिल गए। जब कभी भी ज्योतिष शास्त्र में भी देखा जाता है, पंडित इन 36 के 36 गुणों को मिलाने के बाद ही एक लड़का और लड़की को वैवाहिक जीवन में बांधता है। अब ऐसे में इन गुणों की बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र इसको कैसे देखता है और साथ ही ये गुण मिलान जो होता है कितना ज्यादा जरूरी होता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुण मिलान के बारे में। अपने की कोशिश करते हैं कि गुण मिलान होता क्या है। जी, मान लीजिए कि मैं और आप आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज हम इंटरव्यू कर रही हैं, ठीक है। तो यदि हमारा आपस में कहीं ना कहीं गुण मिलान होंगे, गुण मिलेंगे, तभी हम एक अच्छा इंटरव्यू कर पाएंगे, अच्छी बातें कर पाएंगे और अच्छा जो एक शो लोगों को दिखा पाएंगे। बिल्कुल। यदि हमारे आपस में इंटीमेसी ही नहीं है, अच्छी आपस में विचार ही नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से अच्छी बात नहीं कर पाएंगे। तो गुण मिलान का मतलब होता है कि आपस में जो अंदर की कनेक्टिविटी है, भाव है, वो कैसे हैं। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी में उसको क्या बोला गया है कि आपकी राशि मेरी राशि मित्र है कि नहीं है, मेरा लगन आपका लगन मित्र है कि नहीं है, मेरा नक्षत्र स्वामी आपका नक्षत्र स्वामी मित्र है कि नहीं है। उसके बाद सारे हॉरोस्कोप में 27 नक्षत्र होते हैं कि कहीं मेरा नक्षत्र आपके वध में तो नहीं बैठा हुआ है। इसमें 3 चीजें होती हैं, वध, विपत और प्रत्यरी, ठीक है। तो इसमें तो नहीं बैठा हुआ है। यदि मैं आपके वध में बैठा हूँ तो मतलब वध का मतलब क्या होता है कि आप, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वध का मतलब हो गया मृत्यु तुल्य। अच्छा। तो हमारे आपस में जो विचार मिलेंगे एक टाइम के बाद आकर वो एक दूसरे को मरने मारने को जाएंगे। और फिर इसमें होता है प्रत्यरी, जिसमें मरने मारने पे तो नहीं होंगे लेकिन हमारे आपस में विचार नहीं मिलेंगे। और एक होता है विपत, जिसमें मिल तो जाएंगे लेकिन थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, आपस में मिल जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में ये 3 चीज़ें को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो जैसे जैसे आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये 8 तरीके के गुण होते हैं जिसको हम अपनी कुंडली में मिलान करते हैं। तो किस गुण को कितने नंबर दिए गए हैं और किस तरीके से 36 नंबर आते हैं और 36 के 36 गुण किसी के नहीं मैच होते हैं, इसमें से कितने गुण मैच होने जरूरी हैं और कितने मैच होने नहीं जरूरी हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल, 36 गुणों की जिस प्रकार आपने बात की और 8 जो गुण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जिनके बारे में आपने बताया, उसको ही सबसे पहले हम समझना चाहेंगे। बाकी के जो विषय है या बाकी के जो सवाल जवाब है वो तो हम इस पॉडकास्ट में आगे करेंगे ही। सबसे पहले जो 8 आपने गुण बताए हैं उनको कैसे समझे आचार्य जी हम? मैंने जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि इन 8 के 8 गुणों को हम किस प्रकार से समझेंगे, तो एक चार्ट मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि हमने एक चार्ट लिया है, एक जातक का, एक जातिका का। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये चार्ट हमारा मिलकर तैयार हो गया। तो सबसे पहले हम गुणों पे चलते हैं। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं अभी, जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल लोग हैं, वो ये देखते हैं कि सिर्फ गुणों को मिला लेते हैं और गुणों को मिलाकर ही बता देते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। हाँ। जितने भी आप पंडितों के पास जाते हैं ना, वो 2 ही चीज देखते हैं कि दोनों मांगलिक है या नहीं है, दोनों के गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कोई दोनों मांगलिक हैं, वो कह देंगे ओके हैं, दोनों के गुण मिल गए तो कह देंगे ओके। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका आज तक के इतिहास में किसी की नज़र नहीं गई। अच्छा। और उसके बारे में आपको पहले बात करूंगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सबसे पहले हमें गुणों को मिलाना पड़ता है। जैसे अभी जातक की मैं बात करता हूँ तो जातक की देखेंगे तो देखेंगे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 गुण अपने देखेंगे तो ये है बरकोट गुण और नाड़ी गुण। अच्छा। तो सबसे पहला जो गुण है वो नाड़ी गुण सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यदि किसी का नाड़ी गुण आपस में नहीं मिल रहा है, हाँ, तो मतलब कि उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो जैसा कि वहाँ पे भी देखा आप देखिए आप कि आयु जी
नाड़ी में क्या लिखा हुआ है? आयु। आयु। और बरकुट में क्या लिखा हुआ है? जीवन। जीवन। ऊपर जो उस ऊपर का गण लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है सामाजिकता। ठीक उसके है। बाद ग्रह मैत्री में संबंध, फिर ठीक। योनि में संतति, तारा में भाग्य, भाग्य। वैश्य में स्वभाव और वर्ण में कर्म। तो ये ऐसे हैं कि जैसे मान लो वर्ण का देखेंगे, इस जातिका के देखेंगे तो दोनों का एक एक मिल रहा है, तो इसका मतलब दोनों में 100% मिल रहा है। तो इनका दोनों का जो काम करने का तरीका कहीं ना कहीं सेम होगा। दोनों के स्वभाव की बात करें तो एक का 2 है और दूसरे में कितने अंक मिल रहे हैं? 0। तो दोनों का नेचर होगा, ये दोनों का जो स्वभाव होगा बिल्कुल आपस में मैच नहीं होगा, विपरीत दिशा में होगा। दिशा में होगा। अब बाद में करें भाग्य। हाँ। तो कहीं ना कहीं दोनों का भाग्य इक्वल है, बराबर है। दोनों में यहाँ पे बराबर अंक दोनों को मिल रहे हैं। हाँ जी। अब बात करते हैं योनि संतति, तो यहाँ पे उसको 4 में से 3 अंक मिल रहे हैं। मतलब उनका जो फिजिकल रिलेशन होंगे आपस में, तो कहीं ना कहीं उनमें 4 में से उनको 3 अंक मिल रहे हैं। ठीक है। अभी ये बात करते हैं संबंध। अब ये संबंध वो वाले हैं कि एक दोनों एक दूसरे के बिना रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों को पूरे के पूरे अंक मिल रहे हैं। बिल्कुल बराबर। आपस में लगाव रहेगा, कितना भी झगड़ा हो जाए लेकिन शाम को दोनों इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। हाँ। अब बात करते हैं कि सामाजिकता, कि दोनों में सोशल गुण कितने होंगे। ठीक है। समाज के बारे में दोनों क्या सोचते होंगे, अपने परिवार को लेके दोनों जने क्या सोचते होंगे। दोनों के दोनों यहाँ पे भी गुण मिल रहे हैं, तो मतलब 6 में से 6। तो अपने ही वो दूसरे परिवार के बारे में सोचेगी। हाँ। और लड़का लड़की के परिवार के बारे में सोचेगा। तो देखें, अब बात करते हैं जीवन के बारे में। हाँ। तो ये बरकुट गुण बोल रहा है कि जीवन की दोनों की हेल्थ लाइफ में कैसी रहेगी। तो बोल रहा है कि दोनों की हेल्थ में कहीं ना कहीं समस्या रहेगी। और लाइफ में एक बार चांस ऐसा भी आएगा जहाँ पे दोनों में से एक जाति की लाइफ पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाए। अच्छा। तो ऐसा ही इनमें दोनों बताया गया कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब फिर करते हैं आयु। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि बरकुट नाड़ी गुण आपस में नहीं मिलता है, बरकुट के बाद नाड़ी में बोला कि बरकुट का हमारे पास कहना कि इसका उपचार भी है। अच्छा। लेकिन नाड़ी का उपचार कहीं पे भी शास्त्रों में लिखा नहीं गया। तो मतलब एक की जो डेथ है वो टाइम से पहले हो जाएगी। शादी होने के बाद ही अपन देखते हैं बहुत सारी औरतें जल्दी विधवा हो जाती है, या लड़के मान लीजिए लड़के मान। तो ये बरकुट गुण को मिलाना आपस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि ये नहीं मिलता है तो समस्या आती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मांगलिक दोष की। तो मांगलिक दोष को हम 2 कुंडली में देखते हैं, एक लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से। और यदि दोनों में ये मांगलिक दोष हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। जैसा कि मांगलिक दोष का हम चैप्टर पहले कर चुके हैं, तो इसके लिए आपको पहले का जो अपना वीडियो है, इनको वीडियो जाके देखना पड़ेगा कि मांगलिक दोष क्या होता है। और इसमें एक बात देखनी चाहिए कि दोनों में एक प्रकार का मांगलिक दोष नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी तक इस प्रकार की चर्चा भी एस्ट्रोलॉजी में आज तक नहीं हो पाई। बिल्कुल नहीं हो पाई। अभी तक इतना ही कहा गया कि मांगलिक दोष से मांगलिक दोष वालों की कुंडली करवा दो। मैं मांगलिक हूँ और आप भी मांगलिक से करवा दो। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि आपका चतुर्थ में मंगल है और मेरा भी चतुर्थ में मंगल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी का चौथे में मंगल और किसी का 7वें मंगल हो तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन चौथे के मंगल से करवा दोगी तो दोनों में घर पे तो गाना नहीं चाहेगा। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था। तो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष में भी अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मांगलिक दोष से किस मांगलिक दोष की हम शादी करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने गुणों के बारे में बताया कि 8 गुण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिन पर हमने चर्चा की। आचार्य जी, लेकिन ऐसा होता है ना कि किसी किसी के पूरे गुण मिल जाते हैं, जैसा कि आपने चैप्टर में पूरे चार्ट में दिखाया हमें, लेकिन बावजूद उनकी शादियाँ टूट जाती हैं, लंबे समय तक नहीं चल पाती है। उसका क्या मुख्य कारण है? मैं पहले ना गुणों का भी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। अच्छा। मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि गुण आपको नाड़ी सबसे पहले देखना है कि नाड़ी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद बरकुट को भी देखना है कि नाड़ी और बरकुट मिल जाते हैं तो बाकी गुण नहीं भी मिलते तो हम उनका उपचार कर सकते हैं। लेकिन नाड़ी नहीं मिल रहा है तो अपने को शादी में नहीं जाना चाहिए। बरकुट में हम कहने के उपचार कर सकते हैं। उसके बाद अपने को मांगलिक चेक करना है। मांगलिक में आज की तारीख में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है, जैसा कि अभी अपने क्वेश्चन पूछा कि गुण मिलने के बावजूद भी शादी के रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। हाँ। मैं आपको न एक किस्से के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ। मेरे पास चंडीगढ़ से एक बहुत ही बड़े सरकारी ऑफिसर का फ़ोन आया। तो उन्होंने बोला कि आचार्य जी कि ये बच्चों की 2 कुंडली है, हमें आप मिला के बता दीजिए। उनके 36 में से 33 गुण मिल रहे थे। अरे वाह। बरकुट भी मिल रहा था, नाड़ी भी मिल रहा था और दोनों की कुंडली के बीच में मांगलिक दोष भी था। ठीक है। तो उन्होंने करीब 8-10 अच्छे लोगों को दिखाई कुंडली, तो सभी ने आंखें बंद करके बोला कि शादी अति उत्तम है, हमें इसको कर देना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को भेजी। हाँ। मैंने उनकी शादी को बोल दिया कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। गुण मिल रहे थे, मांगलिक दोष मिल रहा था,
तो मैंने उसको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन दोनों का जो 7th हाउस था वो दोनों का पीड़ित था। तो मैं भी आपको 7th हाउस के बारे में भी बताऊंगा। अभी आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, तो मैं 7th हाउस कैसे काम करता है इसके बारे में भी आप दोनों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो उन दोनों का 7th हाउस इस तरीके के पीड़ित था कि दोनों के 7th हाउस में तलाक के योग थे। अच्छा। अभी तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर तलाक की बात या 7th हाउस की बात नहीं करता है, वो सिर्फ गुण मिलन की बात करता है और मांगलिक दोष की बात करता है। दोनों मिल जाए वो कहता शादी कर दो। जबकि उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप 7th हाउस की स्थिति चेक कर लीजिए दोनों की कुंडली में। तलाक कब होगा? जब दोनों की कुंडली में प्रॉमिस होगा। ये दोनों की कुंडली में से एक की कुंडली में भी शादी का रहने का प्रॉमिस है, तुम शादी बचा सकते हैं। अच्छा। लेकिन दोनों की कुंडली में तलाक का प्रॉमिस है तो शादी को बचाना नामुमकिन हो जाता है। 99% केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि भगवान की हरी इच्छा है तो बहुत कुछ पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार राधा कृष्ण की तरह है, तो वहाँ पे कुंडली दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कुंडली मिलान के साथ साथ में 7th हाउस का मिलाना बहुत जरूरी है, जो कि आज तक इंडिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। अब एक जातक की कुंडली हमारे पास यहाँ पे ओपन है, तो हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में किस प्रकार से 7th हाउस काम करता है। अब दोनों की हमने लगन कुंडली दोनों की खोल ली है हमने। तो जो हम पे जो 7th हाउस है, आप देखिए कि लड़के की कुंडली में जो 7th हाउस है वहाँ पे 10 नंबर राशि लिखी हुई है, और लड़की की कुंडली में 7th हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है? 4 नंबर राशि। 4 नंबर राशि। अब इसको समझ रही है ना 7th हाउस का? अभी तो आपने बहुत इंटरव्यू कर लिया, वो समझ में आ गया होगा कि जो पहला घर है वो संयम का होता है और जो 7वां घर होता है वो सामने वाले का होता है। तो मैरिज का जो घर है वो 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस। तो यहाँ पे देखिए कि 7th हाउस का जो मालिक है वो शनि है, वो 3rd हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो कहीं पे भी वो ऐसा प्रॉमिस नहीं दे रहा कि शादी टूटने के योग हैं। अच्छा, ठीक है। अब लड़की की कुंडली देखते हैं कि चौथे घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर में। 7वें घर का मालिक में कर्क राशि है, 4 नंबर राशि है, तो उसका मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है। तो मतलब शादी नहीं टूटेगी, लेकिन आपस में फिजिकल रिलेशन में बनाने में उनको दिक्कत आएगी। किसी न किसी एक की हेल्थ इशू के कारण किसी का एक ऑपरेशन हो सकता है, किसी की दिक्कत आ सकती है। अब एक बात, शादी कब टूटती है? शादी 7th हाउस कब खराब होता है? पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जब 7th हाउस का मालिक 12वें घर में बैठ जाए, जब 7th हाउस का मालिक दूसरे घर में बैठ जाए, या 7th घर का मालिक 6ठे घर में बैठ जाए। आप समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोला, अभी तक ये मैरिज की एस्ट्रोलॉजी भी अभी आम लोगों को पता नहीं है। हाँ जी, वो एक ही बात देखते हैं कि 7वें घर का मालिक 6ठे घर में, 12वें घर में बैठेगा तो शादी टूट नहीं। 7वें घर का मालिक कहाँ बैठ जाए? 6ठे घर में बैठ जाए। और आज आपको बताता हूँ कि 7वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठ जाए तभी भी शादी टूटने के योग हैं। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि होता क्या है। जब भी 7वें घर का मालिक 12वें घर में बैठता है तो सामने वाले के ऊपर कोर्ट केस करता है। अच्छा। इल्जाम लगाता है और उसके साथ में रहना पसंद नहीं करता अपने मायके में। एक बार उसकी लाइफ में ऐसा पक्का ही होगा कि वो अपने मायके में जाकर बैठेगी या फिर लड़का कहीं और जाके रहने जाएगा। यदि 7वें घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है? 12वें घर में। 12वें घर को समझ लीजिए। यहाँ पे यदि मैं काल पुरुष की कुंडली अभी मैं किसी जातक की ओर की देख लेता हूँ कि 12वें घर का है कि नहीं है। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, लेकिन एकदम से कभी कभी याद नहीं आता है। लेकिन एक हनुमानगढ़ की कुंडली थी, मैं देखता हूँ कि वो मिलती है तो अभी देख लीजिए। अब जातक की कुंडली में 7वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है, और वहाँ पे लड़की की कुंडली में 7वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है। शनि देख लीजिए, इसका मालिक शनि है 7वें घर का, और लेकिन कहाँ जाके बैठा हुआ है? 12वें घर में जाके बैठा हुआ। तो इसका मतलब दोनों की शादी का घर, अब उसकी कुंडली में तो क्या दिखा रहा है, लड़की की कुंडली में तो क्या दिखा रहा है? डाइवोर्स है। डाइवोर्स। लेकिन लड़के की कुंडली में क्या दिखा रहा है कि डाइवोर्स नहीं है, आपस में रिलेशन में दिक्कत आएगी। अब इसको और अच्छे से देख लेते हैं। यदि हम गुण मिलाने की बात करते हैं तो दोनों के 36 में से 24.5 गुण मिल रहे हैं। नाड़ी गुण मैच हो रहा है, बरकुट गुण यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा है। इन दोनों के आपस में शादी हुई है। अब इन दोनों की शादी में बाकी गुण हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था। लेकिन अब इन दोनों की कुंडली में क्या हो रहा है, मैं आपको इन दोनों की वास्तविक स्थिति को बताना चाहूँगा। इसमें क्या है कि इसकी जो वाइफ है वो ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है। ब्रेन ट्यूमर। ठीक है। अब वो आपस में एक ही कमरे में है, लेकिन आपस में रिलेशन मेंटेन नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या कहा था कि 7वें का मालिक कहाँ चला गया? 8वें में। और 7वें का मालिक कहाँ चला गया? 12वें। दोनों में संबंध विच्छेद दिखा रहा है। लेकिन अब जो संबंध विच्छेद है वो आपस में रिश्तों के तनाव के कारण नहीं है, वो कहीं ना कहीं हेल्थ के कारण है, क्योंकि दोनों का प्रॉमिस क्या हो गया? मजबूत। दोनों के 7th हाउस पीड़ित हैं। अब यही क्या होता है कि 7th हाउस 2nd हाउस में चला जाए, ठीक है, और इसका भी 7th हाउस 6ठे में चला जाए, तो मतलब डाइवोर्स होना तय है।
अब यहाँ पे जो संबंध विच्छेद है वो अलग प्रकार के, यहाँ पे संबंधों में विचार नहीं है, अनुभव नहीं है। यहाँ पे जो संबंध अलग हुए हैं वो हेल्थ के कारण हुआ, लेकिन वहाँ पे होगा तो विचारों के कारण होगा। तो अब लेकिन यदि वहाँ पे गुरु की दृष्टि हो गई तो बचत हो जाएगी। गुरु क्या करता है, संबंधों को बचाता है। सेकंड हाउस में यदि गुरु बैठ जाए, गुरु की दृष्टि हो जाए और सातवें घर का मालिक सेकंड हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पे फिर तलाक या वो नौबत नहीं आएगी। ऐसा ही सातवें का मालिक 12वें घर में बैठ जाए और वहाँ पे भी गुरु की दृष्टि या गुरु का संबंध हो जाए तभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि संबंध नहीं हुआ और जाके बैठ जाए और दोनों में दिक्कत आ जाए तो दिक्कत आ जाएगी। अब मैं दोबारा बताऊंगा कि सातवें का मालिक, जो संबंधों का मालिक, यदि 12वें घर में बैठ जाता है तो सामने वाला क्या करता है, कोर्ट केस करता है, उसको कोर्ट तक घसीटता है। और सातवें का मालिक 8वें में यानी कि दूसरे घर में जाके बैठ जाए, देखो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप भी कंफ्यूज हो रही हो। हाँ, थोड़ा बहुत, हाँ। थोड़ा तो आदमी के ऊपर सामने वाला ब्लैक मैजिक करता है। अच्छा, साधुओं के पास, तांत्रिक के पास जाता है, उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है। ठीक है। और सातवें का मालिक छठे घर में जाके बैठ जाए तो आदमी सामने वाले को कुछ नहीं कहता है, ना कोर्ट में जाता है, ना साधुओं को तांत्रिक के पास जाता है। वो कहता है कि मेरे तेरे पास विचार नहीं मिलते, मैं तेरे जोड़े हाथ, मैं अब तेरे साथ में रहना नहीं चाहता हूँ। और यदि सातवें का मालिक छठे घर में बैठा हो और छठे घर के मालिक की दशा चल रही हो तो आदमी की शादी नहीं होती। अच्छा, शादी का प्रॉमिस वीक हो जाता है जब तक इसका उपचार ना किया जाए। जितने आप देखें ना मार्केट में आज खूब फ्री में उपचार बन रहे हैं, पैसे के, करोड़पति बनने के, ये बनने के, वो बनने के, फ्री में चल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप करोड़पति बनेंगे तब जब आपकी कुंडली में प्रॉमिस होगा। बिल्कुल। और ये जो फ्री के उपाय लोग बांट रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि तेरी शादी नहीं हो रही तो ये उपाय कर, हाँ, ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में अभी ट्रेंड में है। आप देखिए कुछ एक 2 लड़के हैं जो मैं देखा या कुंडली ऐसे उपाय बांट रहे हैं। 100 रुपए की किताब ले लेते हैं और देखिए उसमें से उपाय, बिल्कुल और लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं। अरे भैया पहले ये तो देखो कि तुम्हारी कुंडली में है क्या। जो आज अपने ये बात कर रहे हैं क्या आज से पहले किसी भी पॉडकास्ट या किसी भी इंटरव्यू में हुई है, आप चेक कर लीजिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है कि नवमास कुंडली। अब मान लीजिए कि हमें क्या देखना है, यहाँ पे नवमास कुंडली भी देखनी है। अब देख लीजिए यहाँ पे भी नवमास कुंडली की बात करते हैं तो हमें लड़के की कुंडली खुली हुई है। तो लड़के का जो 7th हाउस का मालिक जी यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, बुध की राशि बैठी हुई है, तो चौथे घर में चला गया। अच्छा, तो जब भी 7वें घर का मालिक चौथे घर में चला जाए, 12वें घर में चला जाए, दूसरे घर में चला जाए और 8वें घर में चला जाए, छठे घर में तो 8वें घर में चला जाए, इन 5 घरों में चला जाए, छठे 8वें, मतलब जितने भी कोने के घर हैं, छठा 8वां 12वां दूसरा और चौथा घर, तो आदमी को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता। अच्छा, आदमी को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता है। और यदि मैं किंतु गुरु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि गुरु 7th हाउस में बैठा है तो भी बेकार है। लेकिन यदि वो इसका मालिक चतुर्थ में बैठ गया और वहाँ पे गुरु की दृष्टि हो गई या गुरु का संबंध बन गया तो ये कहना कि योग टूट जाता है। लेकिन इन 12 भावों में से इन 5 भावों में यदि 7वें घर का मालिक बैठ जाता है तो आदमी को घर की वाइफ का सुख नहीं मिलता है। ऐसे पूरे योग। तो बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल चार्ट के माध्यम से आपने एक एक चीज़ जो समझाई है, मुझे लगता है दर्शक काफ़ी इससे खुश नज़र आ रहे होंगे। लेकिन आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग तो कुंडली भी नहीं मिलाते हैं, गुण भी नहीं मिलाते हैं, लेकिन बावजूद उनके रिलेशनशिप, उनकी शादी काफ़ी हद तक अच्छी चलती है। उसका क्या कारण रहता है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यदि एक बात होती है लव मैरिज की बात में, हाँ, जैसे 2 बच्चियों ने आपस में प्यार हो गया, लव मैरिज हो गया, तो उनको कुंडली उन्हें नहीं मिलाई और उनकी कुंडली बहुत अच्छी चल रही है। और कई बहुत सारी लव मैरिज ऐसी भी है, 90% लव मैरिज ऐसी हैं जो बाद में जाकर टूटती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यदि आपका प्यार राधा कृष्ण जैसा है, आपका संबंध राधा कृष्ण जैसे हैं और इतना प्यार करने के बावजूद भी आप कुंडली मिला रहे हैं, तो मतलब आपके दिल में क्या है, कहीं ना कहीं शक है, भावना ऐसी नहीं करना चाहिए। यदि आपका प्यार राधा कृष्ण जैसा है तो आपको कुंडली मिलान नहीं करना। फिर आपका भगवान भी, ज्ञानात भी आपका साथ देगी आपको प्यार को मिलाने में। और कहीं कुंडली में दोष होगा तो वह भी, ज्ञानात भी, भगवान भी आपके साथ में आकर खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि मीरा ने जहर का प्याला पीने के बावजूद भी उन्हें कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसके प्यार में मगन थी, कृष्ण जी के प्यार में मगन थी। यदि आपका उस तरीके का प्यार है और फिर आपने कुंडली दिखाने की जरूरत कर रही है तो आपको कहना कि आपके अपने प्यार पर ही शक है। लेकिन आप कुंडली दिखाना चाहती हैं और कुंडली को देख के ही शादी करना चाह रही हैं, आपको लगता है कि मुझे फिर भी संभल के चलना है, ठीक है, मैं प्यार तो अच्छा करती हूँ, तो यदि उसमें कोई दोष है तो आपको उसको मानना पड़ेगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा
और चीज़ों में जो उपाय हैं, आप उनको उपाय को करके शादी करते हैं, तो कई बार किसी की कुंडली में 2 शादी के योग होते हैं, तो हम पहले बोल देते हैं कि आप किसी पेड़ से या पौधे से, कभी तुलसी विवाह सुना होगा आपने, सुना है, या कभी किसी की एक लड़के की एक पेड़ से शादी करवाई जाती है, ताकि उसके जो 2 विवाह के योग हैं वो टल जाए। तो इस तरीके से होता है। इस तरीके एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर के भी योग हैं, यदि आप चाहें तो मैं उसके बारे में भी आपको बता नहीं, बिल्कुल उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आचार्य जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता था आचार्य जी, पहले की अगर हम बात करें तो पहले जब शादियां होती थी तो काफ़ी लंबे समय तक चला करती थी, और कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो गुण वगैरह मिलाकर भी शादियां करवाते थे। लेकिन अब की शादियां, क्या यूँ कहे कि समय की वजह से समय परिवर्तन हुआ है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं अब शादियां ज़्यादा टूटने लगी है। सबसे ज़्यादा आप देखिए थानों में या कोर्ट में तलाक के जो है मामले सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। आखिर ये इतनी ज़्यादा शादियां टूटने का मुख्य कारण क्या है? मैंने ये देखा कि मैडम, आपने ये क्वेश्चन आज आपने मेरे बिल्कुल दिल की बात छीन ली है। मैंने देखा कि पहले जो शादियां होती थी वो कुटुंब संयुक्त परिवार में होती थी। बच्चे अपने पेरेंट्स के आगे कहीं ना कहीं नहीं बोलते थे, बिल्कुल। परिवार बड़े परिवार होते थे। मैंने देखा है कि मैं बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ कभी कभी उठाकर देखता हूँ, पुराने लोगों की, तो उनके कुंडली में इतने शादी चलने के नहीं प्रॉमिस होने के बावजूद भी उनकी शादियाँ चल रही हैं। हाँ। मैं देखता हूँ कि उनकी परिवार के अंदर कहीं ना कहीं उतने पैसे के योग नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत पैसा है। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि मैडम क्या होता है कि एक परिवार में जब आप किसी के साथ में रहती हैं, किस 10 लोग रहते हैं, तो कहीं आपका भाग्य नहीं कि सामने वाले भाग्य के अनुसार भी आप काम कर रही हैं। हो सकता है कि एक उन 10 लोगों में से 2 लोगों का या 3 लोगों का भाग्य इतना मजबूत है कि वो आपके पूरे परिवार को चलाने में सक्षम है। ठीक है। को 10 लोग हैं, लोग पहले बोलते नहीं थे आपस में। यदि आप पहले की बात करते हैं कि आज अभी की बात करें, तो पहले लोग घर पे खाना खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। बिल्कुल सही। और अब क्या हो रहा है कि अब लोग बाहर का खाना तो घर पे खा रहे हैं और फ्रेश घर पे हो रहे हैं। तो मतलब जितनी बाहर की नेगेटिविटी है वो तो हम खाए जा रहे हैं और अपने घर में फ्रेश। तो मतलब अब जो भी छोटे छोटे होटलों में लोग खाना बना रहे हैं, तो वो किस विचार से बना रहे हैं, उनको पसीना आ रहा है, उनको किसी से लड़कर आ रहे हैं, सही बात उनके घर में क्या माहौल है किसको मालूम थोड़ा ना। बिल्कुल सही। तो आपने सुना होगा ब्रह्म कुमारी जी हैं, ब्रह्म कुमारी जब भी किसी के घर पे भी जाती हैं तब भी वो कहते हैं कि हम अपना खाना या तो खुद लेकर आएंगी, या फिर हम अपने हाथ से खाना बनाएंगी, हम आपके हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाएंगे। तो उनका मालूम उन्हें, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि क्या पता कि जब कोई बंदा या जातक आपके लिए खाना बना रहा हो, उसके मन में जो विचार चल रहे होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, खाने में चले जाएंगे, और वही खाना आप खाएंगी तो वैसे ही आपके विचार हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा आहार वैसा विचार। तो इसलिए उनको बोला गया कि आपको अपने हाथ से खाना खाना, और खाना बनाते समय आपका मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो ना, पहले एक बार जब कभी कोई ब्राह्मण घर पे खाना खाने के लिए आता था, उस समय की मैं बात करूं, तो उस ब्राह्मण को उस भोजन में स्वादिष्ट भोजन नजर आता था, क्योंकि वो प्रेम से बनाया जाता था, उसके भाव उस भोजन में उत्पन्न होते थे और वो उसी प्रकार बनाया जाता। लेकिन आजकल कोई गेस्ट अगर घर पे आ जाता है, मनमुटाव सा हो जाता है, यार क्यों ये आ गए हैं, परेशानियां सी हो जाती है, और फिर वैसे बनाया तो खाना भी उतना ज्यादा टेस्टी नहीं हो पाता है। मन से बनाया जाता है, या उनके लिए बाहर से होटल से ऑर्डर कर दिया जाता है और वे जाके उनको खिला दिया जाता है। तो ना तो उनका अंदर का प्यार है, ना उसमें वो अपनापन है। तो जो पुरानी शादियां थी मैडम, और उसमें और अभी में दिन रात का फर्क था और फर्क रहेगा। तब बिना गुण मिलाए भी शादियां हो जाती थी, लेकिन डेथ तभी भी होती थी, परिवार तभी भी टूटते थे। लेकिन आज के मुकाबले में, लेकिन अब परिवार के छोटे हो गए हैं। बिल्कुल, अब परिवार छोटे हैं तो भाग्य भी क्या हो गए, छोटा हो गए, भाग्य कम हो गए। अब 2 से 3 लोगों का भाग्य है, पहले 10 लोगों का भाग्य था। तो बड़े छोटे बड़ों की बात मानते थे, बड़े छोटों की बात मानते थे, छोटे बड़ों की बात मानते थे। लेकिन अब कहाँ ऐसी बातें रह गई हैं। मैंने आज के डेट में आपस में गुण मिलाने के साथ साथ में 7वें घर का मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, 7वें घर की आपने यहाँ बात की, बिल्कुल सही कहा आचार्य जी। ऐसा भी होता है ना कि किसी से शादी हो ली है, यानी कि शादी हमने कर ली है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ जातक ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, और फिर कहीं ना कहीं उसके चलते शादियों के टूटने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी ग्रह या भाव के हिसाब से होता है, या उनकी कुंडली में ये भी एक दोष होता है? देखिए मैं इसकी बात करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग हर यहाँ पे इंटरव्यू में लोग ये पूछने के लिए आ जाएं कि सर मेरे हस्बैंड का बताइए कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि नहीं है, और कोई जातक बोले कि सर मेरी वाइफ का बात बता दीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि नहीं है। हाँ। तो मैं इसका एक योग आपको मैं बता देता हूँ कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो योग होता है वो क्या होता है। हाँ। देखिए कि सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं बात करूंगा D9 की। तो जो D9 है,
यहाँ पे इसकी जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे एक जातक का हॉरोस्कोप खुला हुआ है। ये जातक का हॉरोस्कोप मैंने इसलिए खोला है कि इस जातक का अभी कंफर्म मेरे पास ताकि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अच्छा। तो इसी की कुंडली मैंने खोली हुई है। तो क्या होता है कि जब भी मंगल D9 में मंगल शुक्र की युति हाँ। बहुत मजबूत तरीके से बन जाए तो इस अच्छा। बात के पूरे योग हैं कि जातक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि D9 कुंडली है। अब देखिए सामने दिख रही है आपको। D9 के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है और 10th हाउस में शुक्र बैठा है। D9 नंबर देख रहे हैं आप। तो आपस में मंगल शुक्र की 180 डिग्री की दृष्टि सामने पड़ रही है, बिल्कुल सीधी पड़ रही है। अच्छा। तो इसका मतलब इस बात के पूरे योग हैं कि जातक का एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर रहे। और उसके साथ में 7th हाउस में शनि बैठा है, तो मतलब अपनी ही वाइफ के साथ में जो उसका रोमांटिक सफ़र है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब भी 7th हाउस में शनि बैठ जाता है तो वो कहीं ना कहीं रोमांस में कमी ला देता है। तो क्योंकि सातवां का जो शनि है ना उसको चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। 7th हाउस किसका है? तुला राशि का है यहाँ। तुला राशि का। और तुला राशि किसकी है? शुक्र की। तो जो तुला राशि संबंधों की राशि है। अब देखिए यहाँ पे तुला राशि में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र, हाँ। तो ये उचका तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। संबंध तो अच्छे से निभाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं संबंध लोगों के साथ भी निभाएगा और अपनी वाइफ को भी यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। तो दोनों तरीके के वो दो लोगों को साथ में लेकर चलेगा। लेकिन लास्ट में क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि अपनी वाइफ के लिए वो रहेगा, क्योंकि लगन का मालिक 7वें घर में बैठा है, तो वाइफ को छोड़ेगा नहीं। अच्छा। तो सामने वाले को जैसे उसकी वाइफ को उसके बारे में पता लगेगा तो वो सामने वाले को छोड़कर वाइफ के पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लगन का मालिक 7th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। और जो 7वें घर का मालिक है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो संबंधों में विच्छेद तो दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन लास्ट में सोचेगा किसके बारे में? अपनी वाइफ के बारे में। अपनी प्रेमिका को वो उतनी तवज्जो नहीं देगा जब उसकी वाइफ को पता लग जाएगा। तो यहाँ पे तो इसके हर के अलग अलग चार्ट है। तो उपाय भी होंगे चूंकि मैडम ये उपाय जो है थोड़ी टफ है। ये उपाय हम जाते की कुंडली को देखकर ही बता पाएंगे। अच्छा। यहाँ पे कॉमन उपाय काम नहीं होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से उपाय फिर भी आपको कुछ बता दूंगा कि किसी के साथ में कोई एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर है और आपको डाउट हो गया कि उसका किसी न किसी के साथ में कोई ना कोई संबंध था, वो क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए कि वाइफ को अपना जो खाना खाती है उसमें से कुछ जूठा निकाल के अपने हस्बैंड की कटोरी में डाल देना चाहिए। अच्छा। ठीक है। और जैसे ही वो खाना खाएगा तो वो उसके वाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देगा। मान लीजिए आप दाल खा रही हैं कटोरी से, चम्मच से, तो एक दाल को जूठा कर दिया आपने, थोड़ी सी दाल निकाली और हस्बैंड की कटोरी में डाल दी। तो जैसा वो लगातार आप 21 दिन कुछ दिन के लिए ऐसा करेंगे तो आपका वो बारे में सोचना शुरू कर देगा। आप अपने घर की सोने की स्थिति को आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आपके घर में नॉर्थ वेस्ट की एंट्री खुली हुई है, कौन सी दिशा बता रहा हूँ? नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट 2nd हाउस की है। मैंने आपको क्या बोला था? 2nd हाउस किसका है? 7 में से क्या हो गया? 8वां घर हो गया। काल पुरुष की कुंडली बता रहा हूँ। तो यदि साउथ, तो मैंने वो क्या बोला आपको, मैजिक करेगा, ब्लैक मैजिक करेगा या उसके एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर हो जाएंगे। तो 7वें घर का मालिक यदि 8वें घर में बैठा हुआ है तभी किस बात के पूरे योग हैं कि उसका एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर बाहर कहीं हो सकता है। तो आपके घर में यदि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री कहीं खुली हुई है तो आपको उसका एंट्री को बंद करना चाहिए। तो ऐसा भी आप कर सकती हैं। आपको अपने हस्बैंड की दोनों की पिक्चर को NNW में लगाना चाहिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यदि आप ऐसा करते तो आपस में दोनों में तनाव बहुत कम हो जाएगा, आपस में अट्रैक्शन की बनने की जो, क्योंकि NNW जो जोन है वो अट्रैक्शन का जोन है, वो सेक्स अट्रैक्शन का जोन है। यदि वहाँ पे आप इन दोनों की फोटो लगा देते हैं, अपने हस्बैंड की कपल की फोटो लगा देते हैं तो आपस में मित्रता और ज़्यादा पास आएगी। और चौथा आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप इस तरीके का उपाय भी कर सकते हैं कि आप दोनों सामने वाले की फ़ोटो लें, एक शहद की बोतल में डाल के रख दें और ऊपर राई का पाउडर लगा दें। और उसके बाद उस फोटो को आप संबंधों की राशि यानी कि NNW में भी रख सकते हैं, आप वेस्ट में भी रख सकते हैं, आप साउथ में भी रख सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि कहाँ रखें, लेकिन तीनों में कहीं भी रख दें तो भी ये काम करेगी। चौथा उपाय आपको ये बताता हूँ कि लड़ाइयाँ बहुत हद तक बढ़ गई हैं और आपको लगता है कि किसी भी हद तक वापस आने की संभावना नहीं है, तो आपको शिवलिंग पे शहद चढ़ाना चाहिए और माँ पार्वती को श्रृंगार का सम्मान करना, ऑफर करना चाहिए और उन्हें ये प्रे करना चाहिए कि आप मेरी इस शादी को बचाएं। यदि आप ऐसा भी कर लेती हैं तभी भी आपकी शादी के जो टूटने के योग कम हो जाते हैं। लास्ट उपाय बता देता हूँ कि आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर है और आपको पता लग गया है कि ये चीज़ें अब बहुत हद तक बढ़ने लगी है, तो एक मंत्र नोट लीजिए, ओम चिम्मी चिम्मी स्वाहा। ओके।
मंत्र नाम द्वारा बोलिए आप बोलिए। ओम चिम्मी चिम्मी स्वाहा। ये मंत्र अभी तक किसी के पास भी नहीं है। ओम चिम्मी चिम्मी स्वाहा ये संबंधों की प्रगाढ़ता का मंत्र है। अच्छा। आपको एक खाली गिलास लेना है पानी का, उसमें आपको फूंक मारनी है 11 बार, 11 बार ये मंत्र बोलना है सुबह 8 बजे से पहले। और वो पानी को जब आप फूंक मारते समय इससे में आपको विचार में क्या रहना है कि अब हस्बैंड मेरे कंट्रोल में है। ये हस्बैंड कर रहा है तो क्या बोलना है कि वाइफ अब मेरे कंट्रोल में, ये कहते हो कि बाकी को छोड़कर। तो उसके बाद वह पानी उसके खाने में मिला दीजिए या चाय में पिला दीजिए या किसी भी तरीके से वो पानी आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को पिला दीजिए। तो मैंने ये देखा है कि इसके 90% चांस है कि वो कहीं भी उसका ध्यान भटक रहा है तो वापस आपके पास आ जाएगा। मंत्र क्या है? ओम चिम्मी चिम्मी स्वाहा। ओम चिम्मी चिम्मी स्वाहा। नहीं, बिल्कुल संबंधों को एक साथ जोड़ने के लिए ये मंत्र है, तो मुझे लगता है लगभग सभी को याद हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। आचार्य जी, जिस प्रकार हम संबंधों की यहाँ बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की मैं बात करूँ तो भारतीय संस्कृति के अनुसार गुणों का मिलान करना कितना ज़रूरी होता है? 100% आपको गुणों का मिलान करना चाहिए। 100% आपको मांगलिक दोष का मिलान करना चाहिए और 100% आपको 7th हाउस का मिलान करना चाहिए। बस एक ही शर्त ये है कि आपका प्यार राधा कृष्ण की तरह सच्चा है, आपको कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। तो हमारे देश में तो चलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे काफ़ी मान्यता दी गई है और काफ़ी चलन भी रहा है, शुरुआत से हम इसे चलते हैं, लेकिन विदेशों में ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती है। कौन सा शादी नहीं टूटती, ऐसा कौन सा बताइए। अभी देखें ना कि फेसबुक का मालिक उसका डाइवोर्स हुआ है, अमेजोन के मालिक ने अपनी वाइफ को तलाक दिया है, डोनाल्ड ट्रंप का अपनी वाइफ के साथ में परेशानी चल रही है, तो कहाँ शादी दिक्कत नहीं आ रही है। ये गुण मिलान पूरे वर्ल्ड, ये भारत की विश्व गुरु है जो हर प्रकार से योग गुरु भी है, विश्व गुरु भी है, सनातन धर्म का गुरु भी है। कि जो ये ज्ञान, जो ये अमृत की धारा जो भारत में बह रही है, इसका ज्योति का प्रकाश ये पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे वो कोई भी आम इंसान है, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी है, सभी को अपनी कुंडली मिलान करनी पड़ेगी और दिखानी पड़ेगी। यदि कोई दोष है तो उसको दिखाना पड़ेगा, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो आचार्य लवभूषण जी है, चाहे वो पूजा जोशी जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। आचार्य जी, गुणों की हम बात कर रहे हैं, 36 के 36 गुण हो या 8 गुण जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी आपने बात की। गुणों को मिलान करना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसे गुण होते हैं जो नहीं मिल पाता है, ख़ास तौर पर जब कई ऐसे परिवार हैं जो जात पात नहीं देखते, दूसरी जगह भी शादी करते हैं, तो उसमें तो गुण मिलान नहीं होता है, वो तो कहते हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी कभी भी जात पात की बात नहीं करती। हाँ, पहली बात तो आप समझ लीजिए। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में 4 धर्म ही बताए गए हैं। ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हमने बना दिए गए हैं। राइट। इन्होंने 4 ही वैश्य क्षत्रिय इस प्रकार से इन्होंने 4 बताए थे कि जो सिर से ऊपर का है वो राजा वाले हैं। हाँ। क्षत्रिय हैं, उनका काम है युद्ध को लड़ना, व्यापारी है, उनका काम है व्यापार को करना, और एक शूद्र हैं जिनका काम है साफ सफाई है जिनको करना। तो उन्होंने 4 ही वर्ण बताए थे और 4 ही समाज बताए थे। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ये हमने कर दिए। आप देखो ना कि हिंदू में भी कई वर्ग बंट गए हैं, सिख में भी कई वर्ग बंट गए हैं, जैन समाज में कई वर्ग बंट गए हैं, हर समाज के आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो हमारे हिंदू, ये इंसान के मानव के बनाए हुए हैं, कई शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। तो उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप किसी धर्म जात की बात नहीं की गई, लेकिन ये इस कुंडली में ये है कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु की युति है। अच्छा, किसकी? शुक्र और राहु की। तो इस प्रकार से है कि आप लव मैरिज तो कर सकते हैं, लेकिन घर वालों के अगेंस्ट में जाकर भी कर सकते हैं। ऐसा इसके और भी बहुत सारे प्रॉमिस हैं, इसके और भी बहुत सारे चार्ज हैं कि 7वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा हो तो भी आप घर से अगेंस्ट में जाके शादी कर सकते हैं। 7वें घर का मालिक लगन में बैठा हो तभी भी आप घर वालों के अगेंस्ट में जाके मैरिज कर सकते हैं। यहाँ आपकी 2 शादियों के योग होते हैं। 7वें घर का मालिक 9वें घर में बैठा हो तभी भी 2 शादी के योग होते हैं। 7वें घर का मालिक पंचम में बैठा हो और पंचम का मालिक 7वें में बैठा हो तब लव मैरिज के योग होते हैं। अच्छा। तो इसके बारे में अपने बाद में आराम से बात करेंगे कि शादी कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, मैट्रिमोनियल साइट से होगी या सोशल मीडिया के माध्यम से होगी। इसके पूरे योग हैं। तो ये अपने कभी बात के सामने लड़का कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब वाला मिलेगा या बिजनेस वाला मिलेगा, बिल्कुल, तो ये भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आज आचार्य जी ने आप देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुणों की कितनी महत्वता है, इसके बारे में तो समझाया ही है, साथ ही 7th हाउस की जो बात की है, मुझे लगता है ये नई जानकारी है और इस जानकारी के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें इजाज़त दीजिए और अगले जो शो के लिए आप सभी रेडी हो जाइए। तब तक के लिए इजाज़त।